जवाहर नमस्कार। मैं इस वक्त जेएलकेएम पार्टी के अनगढ़ा ऑफिस में हूं। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी और केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी। आए चलते हैं झारखंड की वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति क्या चल रही है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह से हम कुछ सवाल करते हैं। दादा जवाहर। जवाहर और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपके पार्टी में क्या सब कुछ क्या ठीक चल रही है अभी? बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ अगर दिख रहा है तो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार हैं वो हम लोग के संज्ञान में लाते हैं, फिर हम लोग उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कहीं कुछ बात अगर हो रही है तो आप हमारे संज्ञान में लाइए, उसको ठीक ठाक किया जाएगा। केंद्रीय अध्यक्ष से चर्चा होगी इस बारे में। दूसरा सवाल ये लेते हैं सर, क्या आपके चुनाव के बाद आपके पार्टी में केंद्रीय लेवल का बैठक नहीं हुई? देखिए, इसको लेकर के अभी जनाब समाप्त हुआ है, सरकार भी नहीं बनी है और आपको पता है कि पार्टी को जो एकमात्र सीट मिली है वो डुमरी से है। माननीय जो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी वो सीट जीत करके आए हैं और पार्टी के पास एक विधानसभा की सीट है। और अभी इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पीरियड है जहां हर पार्टी अभी मतलब चुनाव के दौर से निकल करके संगठन पे अपना ध्यान दे रही है। तो हमारी पार्टी भी बहुत जल्द संगठन के विस्तार को लेकर के और जेएलकेएम में नए पदाधिकारियों के मनोनयन को लेकर विचार कर रही है, मंथन कर रही है। निश्चित तौर पर संगठन के विस्तार को लेकर और पदाधिकारियों के मनोनयन को लेकर इन दोनों मुद्दों पर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगी। दूसरे पार्टी आपको घेर रही है अभी, आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, आपके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के ऊपर जो उसको उनको बोला जा रहा है कि संविधान को उसके पास ज्ञान नहीं है। देखिए, संवैधानिक ज्ञान नहीं है ये बात बोलने वाले सुदेश महतो जी, अगर वो इस तरह की अगर टिप्पणी करते हैं तो एक संभ्रांत, हम लोग तो सुदेश जी को मानते हैं कि एक संभ्रांत ऐसा चेहरा है जो कि अपने दल का मुखिया रहते हुए एक बड़े वोट बैंक को छलने का काम किए, भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चलाने का काम किए। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद जिस ढंग से आजसू ने झारखंड के लोगों को छला, आजसू के नेताओं ने सत्ता लोलुपता के कारण, सत्ता भोगने के चक्कर में अपने वोट बैंक के कारण जो भारतीय जनता पार्टी को, बाहरी जनता पार्टी को मजबूत करके इस राज्य को लुटवाने का षड्यंत्र किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो जो संवैधानिक आरोप ये लगा रहे हैं कि उनको संविधान की जानकारी नहीं है, तो उनको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य के सर्वाधिक चर्चित चेहरा टाइगर जयराम महतो जी जब गए थे विधानसभा के अंदर तो नतमस्तक होकर के गए थे और अपने पहले ही संबोधन में जिस ढंग से वो न सिर्फ विधानसभा के सदस्यों के साथ कनेक्ट हुए बल्कि जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनके साथ भी वो कनेक्ट हुए। और इसके अलावा पहले संबोधन में आपको याद होगा, पहले सत्र में जो 3 दिन का सत्र चला था उसमें छात्रों के मुद्दों को, यहाँ के जनता के मुद्दों को जिस ढंग से प्रमुखता से वो उठा रहे थे तो अपने संवैधानिक दायित्व का वो निर्वहन कर रहे थे। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं ये हमको लग रहा है कि वो आईवास करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जमीन खिसक चुका है, जो वोट बैंक था वो शिफ्ट कर गया है आजसू टू जेएलकेएम। आप सुदेश महतो जी क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी मानते हैं कि आजसू का वोट जेएलकेएम में है? बिल्कुल, ये सबको को पता है कि आजसू का वोट बैंक जेएलकेएम में शिफ्ट किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार थे और एकमात्र सीट पे लगभग 300 वोटों से उनकी उम्मीदवार की जीत हुई है, मांडू सीट पे। तो क्या कहिएगा इसको। और हमारे जो ये उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने 73 सीटों पर उम्मीदवार दिया, 2 सीटों पे नॉमिनेशन रद्द हुआ, 71 सीटों पर उम्मीदवार थे, 1 सीट हम लोगों ने जीता है। और लगभग हमारे उम्मीदवार के कारण एक बड़ा चेहरा सिल्ली विधानसभा जहां से सुदेश महतो हारे हैं, और उनके हार में जिस चेहरे की सबसे बड़ी योगदान है भाई देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोगों के पार्टी के कारण जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लगभग 15 उम्मीदवार सीधे तौर पर हार गए, तो हमको लग रहा है कि उनको तो ये मानकर चल, उनको तो हार स्वीकार करना चाहिए। ये राजनीतिक डिफीट है आजसू का, जिसके कारण कि भारतीय जनता पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस ढंग से वोट का शिफ्टिंग हुआ है आजसू टू जेएलकेएम, ये चिंता का विषय है, ये मंथन का विषय है। आजसू को बैठ करके सोचना चाहिए कि उन लोगों ने अपनी जमीन क्यों गंवाई है। चलिए, मांडू विधानसभा से जो तिवारी महतो ने एक बहुत बड़ा चीज कहे हैं वो देवेंद्र नाथ महतो जी जवाब देंगे। देवेंद्र दा जोहार। जोहार। अच्छा, ये बताइए, मांडू विधानसभा के प्रत्याशी जो विधायक जी है वर्तमान के तिवारी महतो, आप लोग को बोलते हैं गर्दा उड़ा देंगे बोलते हैं? देखिए, क्या गर्दा उड़ाएंगे? कोयला का गर्दा उड़ाएंगे, क्योंकि बचपन से कोयला बेचने का काम किया है। आज बता दीजिए, वो अपना जीवन काल में अपने नेतृत्व में
पब्लिक हित में, जनता के हित में, आम आवाम के हित में कोई एक भी आवाज उठाया है तो वो बता दे। एक महीने का अगर छूट मिले तो क्या उड़ा देंगे? दूसरी बात, जब हम लोग आंदोलन करने जाते हैं, हम लोग इस उम्र में पूरा जीवन को झोंक दिया है, चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, यहाँ का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, किसी भी शोषित वंचित का मामला हो, अगर न्याय पे भरोसा करता है तो वो जेल कैंप पार्टी है। अगर किसी को हक अधिकार दिलाने में भरोसा करता है तो वो जेल कैंप पार्टी है। और जब हम लोग आंदोलन के मैदान में जाते हैं तो हम लोग के ऊपर चाहे लाठी बरसे, चाहे हम लोग अगर कई नकली लाठी वही पर आ रहे हैं, उनका वही बात कर रहे हैं। मतलब नकली लाठी बोलते हाँ तो वही ना करे, चाहे लाठी बरसे, जितनी लाठी खाते हैं उतना आपको करोड़ रुपए मिलता है। वही ना, हम वही करें कि उनको इतना तक महसूस नहीं हो पाया है कि लाठी क्या होता है। देखिए, माँ बाप का मार पता होता है कहाँ होगा, एक शिक्षक का भी मार पता होता है कि कहाँ पे होगा, लेकिन पुलिस का मार कान कपार कहाँ पड़ेगा किसी को पता नहीं है। हम आदर करते हैं, विधायक बने हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पाना हो तो तिवारी महतो जी का माननीय जो विधायक है वहाँ खूब उनका एनर्जी लगेगा। कहीं कोयला बेचना हो, कहीं कहीं सेटिंग वेटिंग करना हो, कुछ लाइजनिंग करना हो तो उसका एनर्जी लगेगा। लेकिन अभी भी दिखा दीजिए, जहां मौत हो वहां तिवारी महतो जी का एनर्जी लगेगा। जहां पता हो कि वहां जाने से मेरा हम पिटाएंगे, जहां पता हो कि जहां जाने से मेरा बदन पे पुलिस या लाठी पड़ेगा, वहां वो जा सकते हैं, कभी भी नहीं जा सकते हैं। और वहां जहाँ परिंदा नहीं पहुंच सकता है वहां पहुंचा, वह देवेंद्र नाथ महतो नाम है। इस चीज से वो बौखला गए हैं और हम लोग का यही तेवर से, यही विचार से, यही संघर्ष से आज वो लोग का वोट बैंक खिसक चुका है, जो कुछ भी अनर्गल बयान कर रहे हैं उन लोग। तिवारी महतो कह रहे हैं 2 महीने में जो काम किया झारखंड में कोई विधायक नहीं किया, भारतवर्ष में नहीं किया है, कह रहे हैं। मतलब वो अपने सुप्रीमो सुदेश महतो जी को बोल रहे हैं, क्योंकि झारखंड में अलग राज्य में सबसे ज्यादा सत्ता में रहे हैं, सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं, सबसे बड़े बड़े पद में रहे हैं, तो वो अपने सुदेश महतो जी को कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया जो हमने 2 महीना में किया। वो तो अपने पार्टी को बोल रहे हैं, कहे कि हमारा पार्टी नहीं है। वो जितना दिन विधायक बने हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयराम महतो जी भी उतना ही दिन विधायक बने हैं। मतलब वो हमारे पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, वो साफ मांडू के विधायक माननीय तिवारी महतो जी, वो अपने पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी को ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, अभी आप भी सिल्ली से आते हैं, सुदेश महतो को हम बहुत के बोल रहे हैं कि आपको अगर खड़ा नहीं है तो सुदेश महतो जीत जाते हैं। अरे सच्चाई है, आज दिल्ली से लेकर पूरे राज्य के हर गलियारे में चर्चा यही है कि अरे सुदेश महतो को कौन हराया, जो 10-10 पद में रहते थे, सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता का चुस्की और सत्ता का मलाई जो चखे हैं, उनको हराने वाला कौन है। तो वो सबका जुबान में है कि वो जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष टाइगर जयराम जी के नेतृत्व में देवेंद्र नाथ महतो का नाम है जो सुदेश महतो जी को हराया है। जो वर्तमान में जीते हैं उसका नाम हराने वालों में नहीं है। और ये कहा जाता है कि मैया सम्मान योजना हराया या तो ऋण माफी, ये सब नहीं, कैंची हराया है, साफ साफ कैंची छाप। मैया सम्मान योजना का असर नहीं था। नहीं, पूरे झारखंड में अगर बीजेपी और राजद पार्टी को नुकसान हुआ है तो वो जेल कैंप पार्टी कैंची छाप से हुआ है, न कि मैया सम्मान योजना से हुआ। मैया का विरोध क्यों करते हैं? विरोध हम कहाँ किए हैं, पार्टी के लोग करते हैं ना। वो देखिए तर्क के साथ जो बात रखे गए हैं वो देखिए, मान के चलिए जैसे बता दे, कल हम रिम्स गए, आपका डोमरी का, गोमिया का, बेरमो का और सिल्ली क्षेत्र का, रांची आसपास का कई मरीज तरस रहे हैं। वहां का पेशेंट को शिफ्टिंग कराने के लिए ट्रॉली नहीं है, वहां इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, बीमारी से परेशान है, जान जा रहा है। तो हमारा कहना यह है कि अगर मैया सम्मान योजना में पैसा देने के लिए आपके पास इतना पैसा है और आप यहाँ जनता का हित चाहते हैं, तो राज्य के तमाम हॉस्पिटल को आप ठीक कर दीजिए, राज्य के तमाम स्कूल विद्यालय को ठीक कर दीजिए, यहाँ के जो आवागमन सुविधा, जो सरकारी बस की सुविधा कर दीजिए। मैया सम्मान योजना से ज्यादा लाभकारी होगा। आप तो हम ये बात कहना चाहते हैं। उसका सदुपयोग उस पैसा का और कुछ हो सकता है, लेकिन वो सदुपयोग नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं वोट बैंक, वो चाहते हैं। देखिए, कहा गया है ना कि भाई इतना शोषित है, इतना वंचित है, जो भी राजनीतिक संगठन आया है, पब्लिक को इतना ज्यादा शोषण किया है, इतना मूर्ख बनाया है, इतना लूटा है कि कोई मैया सम्मान योजना दे दिया तो लगता है हमको बहुत कुछ मिल गया, जबकि इस इतने बजट का और सदुपयोग हो सकता है जिससे पब्लिक का ज्यादा लाभ हो सकता है। हम ये कह रहे हैं, हम ये कभी भी कोई जन कल्याणकारी योजना का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखिए, बच्चा का शिक्षा ही नहीं मिलेगा, अगर बीमार होंगे तो मेरा जान ही चला जाएगा, अगर हमको रोजगार ही नहीं मिलेगा, यहाँ का रोजगार क्या, वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ अगर देखिए किराया भाड़ा का,
एक सरकारी बस। बाकी स्टेट जाइए ना, बगल में बंगाल ही जाइए, दिल्ली जाइए, वहाँ सार्वजनिक बस का इतना सुविधा है कि 1 किलोमीटर जाने में किसी भी यात्री को 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया खर्च करना नहीं पड़ता है। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको ही बोल रहे हैं आप 1000 रुपए करके देंगे, आप लोग कैसे आगे हमारा कहना है कि आप 1000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। अभी चलिए जोन्हा लेके जाएंगे एक विद्यालय, वहाँ +2 में एक भी शिक्षक नहीं, इसका बात कब करिएगा। अभी विश्वविद्यालय में देखिए आप कितना जेआरएफ स्टूडेंट का हम लाइन लगा देंगे तो एक मेला का आयोजन हो जाएगा, कुंभ मेला जैसा, कि वो जेआरएफ क्वालिफाइड है लेकिन उसको गाइड नहीं मिल रहा है कि वो अपना पीएचडी करे। आपको सरकारी विद्यालय में हम ले चलेंगे, वहाँ पे आपका सही पे कहीं शिक्षा नहीं मिल रहा, इस पर कौन बात करेगा। 1000 रुपया देने की बात करें, पिछला बार भी तो आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे। अभी जेईपीसी कार्यालय का हम लोग का परसों 6 फरवरी को हम लोग का घेराव है। यह घेराव इसलिए है कि पहले पूरा दुनिया को दिखाया गया कि आज जो प्राइवेट स्कूल है, जो डीएवी है, डीपीएस है या अन्य स्कूल जो है, वहाँ पे तो आप लोग बचपन से साइंस का प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है। उसी तर्क पे सरकारी विद्यालयों में भी एक साइंस का लैब सेटअप करने के लिए लैब फैसिलिटेटर का नियुक्ति किया गया था, जिसको 1 साल में उसको बाहर कर दिया जा रहा है। जब हम जेईपीसी का चेयरमैन शशि रंजन जी से बात किए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो फंड मिलता था वो फंड को ब्रेक कर दिया गया, इसलिए कि उसको मैया सम्मान योजना में उसको शिफ्ट किया गया। मतलब आप बच्चों को एक साइंस का नॉलेज देने का जो प्रोजेक्ट था उसको बंद किए मैया सम्मान योजना के लिए। आप हॉस्पिटल सुधारने का जगह उस पैसा को आप शिफ्ट किए मैया सम्मान योजना में। हम बीमारी से मर रहे हैं, मेरा बच्चा को साइंस लेबोरेटरी का शिक्षा नहीं मिल रहा है, आज विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो ये कैसा। अब हमारे पूर्वज कहते हैं संवैधानिक अधिकार, इसलिए आज देखिए, आज हमारा पूर्वज किसका लड़ाई लड़ा, शिक्षा का लड़ाई लड़ा कि सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए। संविधान का मूल अगर देखिएगा तो वो इक्वलिटी है। इक्वलिटी तभी होगा जब सबको बराबरी शिक्षा मिलेगा, लेकिन अब शिक्षा में स्कूल शिक्षा को ध्वस्त करके, हॉस्पिटल सुविधा को बर्बाद करके, आप साइंस लेबोरेटरी को प्रोजेक्ट को बंद करके आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो ये धीरे धीरे तो गुलाम कर रहे हैं। ठीक, हम विजय सिंह जी से सवाल लेते हैं। आप ये बताइए, आप जी इसके पहले कि आप अगला सवाल लें, आपके एक मूल सवाल का जवाब मैं और दे देता हूं कि मैया सम्मान योजना को लेकर के जो अनुपूरक बजट, जो 11,500 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट था, उसमें 6200 करोड़ रुपया मैया सम्मान योजना के लिए रिजर्व था और जनवरी महीने में भुगतान नहीं हुआ है। जो अभियंता है राज्य के, जो बड़े ठेकेदार हैं, जिन लोगों ने काम किया है सड़कों पर, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अनुपूरक बजट में भी मैया सम्मान योजना, जो आपका पॉलिटिकल कमिटमेंट है, उसको पूरा करने के लिए आप राशि की व्यवस्था करते हैं और उसके बावजूद जनवरी महीने का पैसा का भुगतान नहीं होता, तो ये जो जांच का विषय है। आप पॉलिटिकल कमिटमेंट जो आपने किया था मतदाताओं के साथ, खास करके महिलाओं को भरमाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए जो आपने लॉलीपॉप दिया था, वो आप पूरा करने में नाकामयाब है। आप लोग चुनाव से पहले आप लोग भी कमिटमेंट किए थे कि 1932 लागू होगा। नहीं, बिल्कुल, तो हम लोग तो चुनाव, हमारी सरकार नहीं है, हमारे समर्थन से सरकार नहीं है। 1932 पार्टी का कोर इशू है, अपने कोर इशू के साथ पार्टी बंधी हुई है। 1932 से पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी और जब कभी भी हम लोग पावर में आएंगे या सत्ता में हम लोग की भागीदारी होगी, निश्चित तौर पर 1932 पर पार्टी काम करेगी। पार्टी का झारखंड के लोगों के साथ जो वादा है, टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी जो सर वर्तमान की परिस्थिति में कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही, उसके लेकर टाइगर जयराम महतो क्या सदन में आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। बजट सत्र अभी आने वाला है, आपको पता है कि 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, अभी चलेगा, मार्च तक चलेगा। तो कुल मिलाकर 1 महीना से अधिक का बजट सत्र होगा और निश्चित तौर पर हम लोग जन उपयोगी जितने मुद्दे हैं, सरकार ने कहा था जेपीएससी जेएसएससी का कैलेंडर बनेगा और वो जनवरी में आएगा पूरे साल भर के लिए, अभी तक कैलेंडर का कोई ठिकाना नहीं है। तो सरकार के अधिकारी जो सरकार को गलत एडवाइस देते हैं या अगर एडवाइस देते हैं तो उसको अगर फुलफिल नहीं करते हैं, तो ये सवाल तो बनता है। विधानसभा में छात्रों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में सरकार का कमिटमेंट की ये कैलेंडर बनेगा, उसका डिमांड हमारे विधायक करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारी बातें, अभी हम लोग कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा है। झारखंड के लोगों के जो डिमांड है, छात्रों के जो डिमांड है, कामगारों के जो डिमांड है, कुछ कोल कंपनियों की डिमांड है, कुछ विस्थापितों की डिमांड है, जिसमें आरआर पॉलिसी का भी प्रश्न आ रहा है, विस्थापन आयोग का मैटर आ रहा है। इन सभी मुद्दों को टाइगर जयराम महतो जी बजट सत्र में विधानसभा के अंदर उठाने जा रहे हैं।
मतलब आप लोग का आगे भी मुद्दा रहेगा 1932 जब तक। बिल्कुल, ये मैंने मनोज जी साफ कह दिया कि ये पार्टी का कोर इशू है। पार्टी अपने इस कमिटमेंट से, अपने इस कोर इशू से पीछे नहीं हटेगी। पार्टी 1932 को कोर इशू मानती है और अपने कोर इशू के साथ बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए आप दोनों को। जी धन्यवाद। अच्छा, सनातन में एक मैटर था आपके स्कूल का, सरस्वती पूजा वाला, क्या कुछ कहें? कहाँ वाला मेरे संज्ञान में अभी तक आया नहीं नहीं है। है, हेडमास्टर ने हाँ सरस्वती पूजा करने नहीं दिया शायद। अच्छा, इसका हम देखेंगे, जानकारी लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जो अब छात्र वाला सवाल जो हमारे केंद्रीय प्रवक्ता जी से आप लोग आपका है, तो हम लोग लगातार सड़क में भी इस बात को उठा रहे हैं कि जेपीएससी का चेयरमैन का पद पिछले 5 महीनों से खाली है। यह दुर्भाग्य है। राज्य का सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था, इसी से पता चलता है कि सरकार पूरी तरह उदासीन है। साथ ही साथ आप अगर हम जेक की बात करें तो जेक का भी चेयरमैन का पोस्ट खाली है। जेएसएससी प्रभार अध्यक्ष के से काम चला रही है। आपका राज्य में राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य आपका महिला आयोग, ऐसे तमाम प्रमुख संवैधानिक संस्था को शिथिल किया गया है, जो सरकार का घटक रूप में पब्लिक हित में जो काम करती है और इस राज्य को विकास में एक अहम योगदान देते हैं। ऐसे संस्थाओं को सक्रिय किया जाए, यह हमारा पार्टी का डिमांड है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।